नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। हमारे साथ प्रख्यात पत्रकार राहुल देव जी हैं। राहुल देव जी, परिचय की जरूरत नहीं, दूरदर्शन के ज़माने से देश के गांव-गांव का बच्चा जानता है कि राहुल देव जी पत्रकार। आज हम इनको ICCR, जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे एक अखिल भारतीय राजभाषा के सेमिनार में सर से मुलाकात हुई। तो वहाँ पे चर्चा हो रही थी। चर्चा में जो एक बिंदु उभर कर आया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा एक षड्यंत्र के तहत नहीं मिल पाया अभी तक। तो राहुल सर, आप बताएं, चूँकि आप हिंदी पर काफ़ी मुखर होकर बोलते लिखते रहे, क्या सही में कोई षड्यंत्र था जिसके कारण हिंदी को अब तक राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया? मैंने इसी का प्रतिवाद किया और विरोध किया इस बात का। ये तो बिल्कुल बहुत ही बचकानी बात है। देखिए, ये वही कह सकता है जिसने उस समय की परिस्थितियों के बारे में, उस समय देश के क्या हालात थे, देश किस तरह की चुनौतियां थीं, एक नए बने और नए बन रहे देश के सामने किस तरह की चुनौतियां थी, संकट थे, उनके बारे में उनका कोई अध्ययन नहीं किया है। जिसने संविधान सभा में जो बहुत लंबी बहस चली, सबसे लंबी बहस जो चली है और सबसे तीखी बहस चली है, वो राष्ट्रभाषा और भाषा के प्रश्न पर, हिंदी के प्रश्न पर चली थी। जिसने संविधान सभा की कार्रवाई के उन अंशों को नहीं पढ़ा है, यानी जो परिचित नहीं है उस समय क्या बहस हुई थी, क्या क्या बातें कही गई थी, किस तरह के दबाव प्रभाव थे और क्या विमर्श था, और कितने बड़े लोगों ने इस सवाल पर इतने दिनों तक विमर्श किया, विचार विमर्श किया, और उसके बाद फिर एक सर्वानुमति से हमारे ये राजभाषा के और भाषा के प्रावधान बनाए जो आज तक हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये कहना कि एक षड्यंत्र के तहत नहीं किया गया, ये बहुत ही मैं कहूँगा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये हमें किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल झूठ है, ऐसा है ही नहीं। क्या हम लाल बहादुर शास्त्री जैसे प्रधानमंत्री पर, ऐसे नेता पर ये आरोप लगा सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं कि उन्होंने षड्यंत्र करके हिंदी के खिलाफ काम किया? हिंदी के लिए जो उन्होंने अधिनियम बनाए, जो एक नई व्यवस्था दी 1964-65 में, वो क्या उन्होंने वो षड्यंत्र, हिंदी के खिलाफ षड्यंत्र कर सकते थे? ये तो विचार ही अजीब है बिल्कुल। तो ये तो एक बात जो आप कह रहे थे कि उस समय की स्थिति बिल्कुल अलग थी, गांधी ने, बापू ने कैसे जो है देश को उस समय भाई हिंदी के लिए, हिंदी राष्ट्रभाषा बने और हिंदी ही राष्ट्रभाषा बनने की अधिकारी है, इसको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जोर से किसने कहा इतिहास में? गांधी ने। गांधी जी ने तो हिंदी की बात जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तब से करना शुरू कर दिया था, और लोगों को प्रेरित करना शुरू कर दिया था कि हिंदी में पत्राचार करो, हिंदी को अपनाओ, हिंदी ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और एक स्वतंत्र देश की राष्ट्रभाषा अपनी होनी चाहिए, और वो भाषा हिंदी ही हो सकती है। और उसके उन्होंने कारण बताए। तो उनको, वो तो गुजराती भाषी थे, जी जी, अंग्रेजी में उनको कोई दिक्कत नहीं थी, तो इंग्लैंड में पढ़े हुए बैरिस्टर थे। तो गांधी जी ने मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं के महत्व को समझा, राष्ट्रभाषा के महत्व को समझा, हिंदी किन कारणों से इस पद की अधिकारिणी है, क्यों उसको राष्ट्रभाषा होना चाहिए, इसको समझा उन्होंने। वो हिंदी और हिंदुस्तानी दोनों का एक ही अर्थ में प्रयोग करते थे। उस समय भी इसको लेकर खूब बहस हुई। संविधान सभा में हिंदी हो या हिंदुस्तानी हो, इस पर बहुत बहस हुई जी। और एक कट्टरपंथियों का एक गुट बन गया था, एक उदारपंथियों का गुट बना हुआ था। पहले तो दोनों में आपस में काफ़ी एक समन्वय और सहानुभूति और सम्मान रहा, लेकिन उसके बाद हिंदी कट्टरपंथियों ने इतना ज़्यादा सख्त कर लिया था अपना रुख कि लगा कि संविधान सभा ही टूट जाएगी। तब जो सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्वयं हिंदी के प्रति इतने सहानुभूति रखते थे और हिंदी भाषी थे, उनको ये व्यवस्था करनी पड़ी कि भाई इस पर संविधान सभा की आम जो बहस होती है उससे नहीं होगी, उस पर भाषा का प्रश्न नहीं उठाया जाएगा, इस पर हम लोग 3 दिन अलग से विचार करेंगे। अच्छा। और फिर वो ऐसा हुआ, और तब अंत में जाकर एक ये समझौता किया गया जिसको कहते हैं मुंशी आयंगर फार्मूला। तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और सर रामास्वामी अय्यर ने मिलकर अलग से सब कुछ सुनने, सारी बहस सुनने के बाद, सबके प्रस्ताव और सुझाव लेने के बाद अलग से बैठकर एक उन्होंने प्रारूप तैयार किया, जिसको जैसा हमने कहा कि मुंशी
आयंगर फॉर्मूला कहा गया। जी, जी। और फिर उसको संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया कुछ बहस के और उसके बाद। तो सर इस तरह से तो आपने एक तरह से उस जो कही जाती बात षड्यंत्र और मैं वाली बात हाँ उसको- एक बात और रह गई कि जो देश के सामने उस समय क्या चुनौतियाँ थी, जी सरकार के सामने क्या चुनौती थी, जो बिल्कुल अभी भी सरकार चुनी गई थी। 200 साल बाद देश स्वतंत्र हुआ था और पूरा देश, पूरा राष्ट्र, ये भूभाग एक राष्ट्र राज्य के रूप में एक हो, ये तो इतिहास में पहली बार हुआ था। जी पहले एक सांस्कृतिक राष्ट्र थे हम, जी, लेकिन कानूनन राष्ट्र नहीं थे, एक संवैधानिक राष्ट्र नहीं थे, है ना। जी हाँ बिल्कुल। तो रियासतों की अलग सत्ता चलती थी, तो 500-550 रियासतें थीं। उसके अलावा एक हिस्सा था देश का जो अंग्रेज़ों के अधिकार में था, कुछ और एक तीसरी तरह की चीज़ें भी थीं, जगह थे। इन सब को मिटाकर उनको एक करना एक नए बने राष्ट्र के लिए और सरकार के सामने उस समय चुनौती थी कि कैसे इस सब एक रहें। ये नया अनुभव था लोगों के लिए कि पूरे देश में एक ही व्यवस्था लागू होगी, एक ही कानून बनेगा, एक ही संविधान होगा। तो उस समय देश में देश की एकता बनाए रखना, एकजुटता बनाए रखना और अखंडता बनाए रखना, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। ये वही समय है जब कई तरह के संघर्ष देश में चल रहे थे, षड्यंत्र चल रहे थे। तो उस समय सबको लगाव भाषा के प्रति इतना उग्र हो गया था, इतना संवेदनशील हो गया था कि उस समय अगर किसी भी तरह की जिद होती किसी भी पक्ष की ओर से, तो उससे देश को ही नुकसान होता, देश की नई बनी एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाती। और अंतिम बात कि शास्त्री जी ने जब वो प्रावधान किया, वो भी एक समझौता था कि पहले जो था कि 15 साल बाद अंग्रेजी को हटा दिया जाएगा और अंग्रेजी की जगह हिंदी आ जाएगी, वो 65 में होना था। लेकिन उससे पहले ही तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में बहुत उग्र दंगे शुरू हो गए थे हिंदी विरोध में, हिंदी के विरोध में। वो एक अलग राजनीति थी उस समय, जी बिल्कुल। लेकिन ये हो रहा था और वो इतना उग्र आंदोलन हुआ कि तमिलनाडु में बहुत से युवाओं ने, बहुत सारे लोगों ने आत्मदाह किया है हिंदी के विरोध में कि हिंदी हमारी तमिल को खाने वाली है और हम इसको नहीं बनने देंगे। तो जब देश चलाना, शांति कायम रखना, ये सरकार का, राज्य का प्रथम कर्तव्य होता है ना। उस समय सरकार अगर अड़ जाती इस पर, तो तमिलनाडु टूट के अलग हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि अलगाववाद तो वहाँ बहुत पुराना था। वो तो पहले से अपने लिए द्रविड़ नाडु की मांग कर रहे थे कि एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए। तो उस समय सरकार और या नेहरू जी हों या शास्त्री जी हों, कोई वो कहते कि नहीं हमें तो हिंदी ही करेंगे, तो फिर तमिलनाडु को हम खो देते। और बहुत सारे ऐसे राज्य अलग थे जिनके बात। तो इन स्थितियों को हम इनसे परिचित नहीं हैं, हम इनको देखेंगे नहीं और हम इस तरह की बात कर देंगे, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल सर, ये तो आपने खैर अच्छे से समझाया कि उन समय की परिस्थितियाँ क्या थी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे, आज़ादी का अमृत काल चल रहा है जी, और अभी तक हमें हिंदी के लिए सम्मेलन करना पड़ता है। नहीं, ये तो ठीक है, इसमें कोई अपने आप में विशेष बात नहीं उस तरह का है, रूप इसलिए नहीं करना ले पड़ा, पाया। इसलिए नहीं। आपको क्या लगता है? अब वो बहुत जटिल देखिए सवाल है। अब इसका मतलब है कि हमें पिछले 75 वर्षों में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है, क्या हो सकता था, क्या होना चाहिए था, इन सारे बहुत लंबे ऐतिहासिक प्रश्नों पर विचार करना पड़ेगा, फिर उस पर अलग अलग राय हो सकती है। लेकिन एक मोटी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब पूरे देश में, जब आज़ादी हमें मिली थी, जब संविधान सभा का निर्माण हुआ, वो काम कर रही थी, पूरे देश में राष्ट्रीय भावनाओं का एक उभार था, राष्ट्रीयता की मतलब लहरें जोर मार रही थी सब में, नई आज़ादी मिली थी देश को, एक जोश था, उत्साह था। और उस समय लगभग सारी संविधान सभा इस पर एक मोटे तौर पर सिद्धांततः सहमत थी कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो सकती है और होगी। लेकिन ज्यों-ज्यों उसकी बारीकियों में संविधान सभा गई, उसको समझ में आने लगा कि ये सुनने में और कहने में बहुत आसान बात लगती है, लेकिन इसमें कई बहुत व्यावहारिक और जटिलताएं, समस्याएं हैं। इतना आसान नहीं है। इतने बहुभाषी देश में, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा से, अपनी प्रादेशिक भाषा से उतना ही प्यार है जितना हम लोगों को हिंदी से। हम ये तो नहीं कह सकते कि हिंदी वालों को हिंदी से, बांग्ला वालों का कि बांग्ला से प्रेम से ज़्यादा प्रेम है हमको।
सबको अपनी माँ प्यारी होती है, एक जैसी प्यारी होती है, उसमें तो तुलना नहीं हो सकती। तो उस समय एक समझौता करना पड़ा। इसको भारतीय संविधान के निर्माण पर जो सबसे प्रतिष्ठित विश्व भर में प्रसिद्ध पुस्तक है, ग्रेनविल ऑस्टिन नाम के एक लेखक ने लिखी है, जी जी। तो उसमें एक पूरा अध्याय है भाषा के प्रश्न पर। अच्छा जो संविधान कैसे बना जी। इस पर ही उस किताब है, उसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन। एक राष्ट्र की आधारशिला, भारतीय संविधान एक राष्ट्र की आधारशिला। इसमें पूरा अध्याय है जिसका शीर्षक उन्होंने दिया है द हाफ हार्टेड कॉम्प्रोमाइज, यानी आधे मन का समझौता। तो बाकी सारी परिस्थितियों में एक आधे मन का समझौता करना पड़ा, जिसमें अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए रख दिया गया कि जब तक किसी भी एक राज्य को आपत्ति होगी अंग्रेजी को हटाया नहीं जाएगा। उसके बाद से दुर्भाग्य से सारी सरकारों ने, हिंदी ही नहीं सारी भारतीय भाषाओं को शिक्षा के प्राथमिक और अनिवार्य माध्यम के रूप में स्थापित नहीं किया, जबकि सारे शिक्षा आयोगों ने यही सिफारिश की थी। अंग्रेजी के प्रभुत्व को बना रहने दिया, प्रशासन में अंग्रेजी का प्रभुत्व बना रहा। हिंदी को और प्रादेशिक भाषाओं को प्रशासन में उत्तरोत्तर ज़्यादा स्थापित करने, उनका अभ्यास बढ़ाने, व्यवहार बढ़ाने की ओर गंभीरता से काम नहीं किया गया। लोग आराम से थोड़ा हो गए कि जैसी चीज़ें चलती हैं, चल रही हैं, चलने दो। और धीरे धीरे अंग्रेजी का प्रभुत्व बढ़ता गया। हिंदी की कम से कम राज में, प्रशासन में, उसमें ज़मीन सिकुड़ती गई। साहित्य में, राजनीति में तो वो है और हमेशा रही और हमेशा रहेगी अभी। लेकिन जो शक्ति के क्षेत्र हैं, देश को निर्माण करने वाले, चलाने वाले जो उच्चतर क्षेत्र हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, व्यावसायिक क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, ज्ञान का क्षेत्र हो, अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, शोध का मामला हो, विदेश नीति, इन सब में अंग्रेजी का वर्चस्व और प्रभुत्व बना रहा और बढ़ता रहा। तो ये थे राहुल देव सर, जिन्होंने उनको करारा जवाब दिया, जो कहते हैं कि हिंदी अब तक जो राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, उसके पीछे एक षड्यंत्र था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी बताने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।